करते हैं फिर। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि करंट कैरिंग वायर्स अगर पास पास रखे हैं तो वो एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। इनफैक्ट वो वायर्स एक दूसरे पर फोर्स नहीं लगाते हैं। करंट कैरिंग वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है और उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई दूसरा करंट कैरिंग वायर रख दिया जाए तो वो करंट कैरिंग वायर भी फोर्स एक्सपीरियंस करता है, बिकॉज जब कोई करंट कैरिंग वायर एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है तब उस पर F इक्वल टू आई एल क्रॉस बी इतना फोर्स लगता है। ठीक है, अगर इस फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो वो होता है आई एल बी साइन थीटा। इसमें I है वायर में करंट, L है वायर की लेंथ, B है वो मैग्नेटिक फील्ड जिसमें करंट कैरिंग वायर रखा गया है, और थीटा इज़ द एंगल। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, थीटा इज़ द एंगल बिटवीन आई एल वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, तो ये इतना फोर्स लगता है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर एक रेक्टेंगुलर लूप लिया जाए, रेक्टेंगुलर लूप जिसके जो ऐसा मान लो कि 4 स्ट्रेट वायर्स से मिलकर बना है। ठीक है, ये एक रेक्टेंगुलर लूप हमने ले लिया पी क्यू आर एस। इस वायर की लेंथ है मान लो L और इसकी ब्रेड्थ मान लो B है। ठीक है, ये पी क्यू आर एस एक वायर है। तो अगर इसमें करंट पास कराया जाए इस तरह से, मान लो इस वायर में करंट पास हो रहा है, ये I करंट है, ये I करंट इसमें पास हो रहा है, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि ये लूप नहीं है बल्कि 4 स्ट्रेट वायर्स हैं जिनमें करंट पास हो रही। तो करंट कैरिंग वायर्स हैं ये 4, कौन कौन से, पी क्यू, क्यू आर, आर एस, एस पी, और ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए हैं। तो जैसा अभी डिस्कस हुआ था कि करंट कैरिंग वायर्स अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखे हों तो उन पर फोर्स लगता है, कितना लगता है, आई एल बी साइन थीटा। तो अगर हम यहाँ देखेंगे 4 वायर्स हैं और इन पर कितना कितना फोर्स लग रहा है, किस डायरेक्शन में लग रहा है, तो बड़ी इंटरेस्टिंग कुछ बात यहाँ पर निकल कर आती है। तो वो इंटरेस्टिंग बात क्या है उसी को जानने की कोशिश करते हैं। तो पी क्यू वायर, ये लूप ऐसे तुम्हें दिखाई दे रहा है, रेक्टेंगुलर नहीं लग रहा होगा क्योंकि ये लूप रखा हुआ है बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर इस तरह से। ये मान लो हमारा रेक्टेंगुलर लूप था एक। ठीक है, ये एक रेक्टेंगुलर लूप था, इसको हमने बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर रखा है, ऐसे रखा हुआ है ये। बट क्योंकि बोर्ड तो 2 डायमेंशनल है और बोर्ड के परपेंडिकुलर दिखाना है, मतलब 3D है, तो 3D को 2D में इसी तरह से बनाकर काम चलाया जाता है। तो रेक्टेंगुलर लूप है, ऐसे है, ये इस तरह से रखा हुआ है। ठीक है, तो इसके जो साइड्स हैं, कहाँ कौन कौन से साइड हैं, ये P है, ये P, ये Q, ये R, ये S, ये P, ऐसे है, PQ, QR, RS, SP। तो ये ऐसे रखा हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा ही है जैसा इसमें दिखाया गया है इस डायग्राम में। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह से है, इस तरफ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, और इसको पेन की हेल्प से समझते हैं, या पेन पेंसिल कुछ ले लिया जाए। ये हमारा रेक्टेंगुलर लूप है और ये जो पेंसिल है ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। ये सब जगह है, ऐसे यहाँ 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 सब जगह है मैग्नेटिक फील्ड में। ये मैग्नेटिक फील्ड में पूरी तरह इमर्स्ड है ये लूप हमारा। ठीक है, तो सामने की साइड ये है, ये इधर P है, पी क्यू आर एस, ये इस तरह से है लूप। ठीक है, अब इसमें करंट पास हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी तुमने देख लिया। अब करंट किस किस डायरेक्शन में जा रहा है ज़रा वो देखें। यहाँ पर पी क्यू जो साइड है इसमें करंट ऐसे जा रहा है अंदर की तरफ, अंदर बोर्ड के प्लेन में अंदर की तरफ जा रहा है। और ये वाली जो साइड है क्यू आर, इसमें इस तरफ जा रहा है करंट। जो आर एस है उसमें ऐसे बाहर की तरफ निकल रहा है करंट, और एस पी जो है उसमें ऐसे करंट जा रहा है। तो करंट्स के डायरेक्शन हमें पता चल गए, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की हेल्प से हर साइड में पी क्यू, और ये जो साइड्स हैं पी क्यू और क्यू आर, आर एस, एस पी, इनमें करंट का डायरेक्शन पता है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सबके लिए ऐसे ही है, ये डायरेक्शन है। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करके हर ब्रांच ऑफ द लूप पर फोर्स का डायरेक्शन पता लगाया जा सकता है। ठीक है, तो एक एक करके शुरू करते हैं। पी क्यू में करंट अंदर की तरफ जा रहा है, इसमें ऐसे दिख रहा है बट एक्चुअली ऐसा है नहीं, वो बोर्ड के प्लेन में अंदर की तरफ जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है,
ये दिखाई दे रहा डायरेक्शन। लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करेंगे, FBI वाला। FBI वाला रूल क्या है, लेफ्ट हैंड के थंब और फर्स्ट 2 फिंगर्स को एक दूसरे के परपेंडिकुलर स्ट्रेच किया जाए, ठीक है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए ऐसे, ठीक। तो FBI को बुला लो, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को, और इन्वेस्टिगेट कर लो कि फोर्स किधर की तरफ होगा। तो F इसी सीक्वेंस में F, B और I, ठीक है। तो B इधर, I अंदर की तरफ, तो फोर्स किधर होगा, देखो B इधर और I अंदर की तरफ, इस तरफ आ जाते हैं तो समझने में आसानी रहेगी। B इस तरफ कर लिया हमने, ठीक है, और ये I था, बोर्ड के प्लेन में अंदर की तरफ लेना है इसको, तो अंदर की तरफ कर दिया इसको, ठीक है। ये वाला फिंगर बोर्ड के प्लेन में अंदर की तरफ गया, ये फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ गया, तो थंब नीचे की तरफ आ रहा है, थंब आ रहा है नीचे की तरफ। इसका मतलब हमारा जो लूप था, जो रेक्टेंगुलर लूप था, उसको अगर हम देखें, ये हमारा था रेक्टेंगुलर लूप, इसका ये वाला साइड था PQ, इसके लिए हमने करंट अंदर की तरफ, ठीक है, करंट कौन सा है, ये वाला करंट अंदर की तरफ, ठीक, फर्स्ट फिंगर लेफ्ट हैंड का मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, तो थंब आ रहा है नीचे की ओर, यानी कि जो ये वाला साइड है हमारा, ये वाला, इसमें देखो थंब नीचे की तरफ आ रहा है, लेफ्ट हैंड का थंब, यानी इस साइड में फोर्स नीचे की तरफ लगेगा ऐसे, ठीक है, इस तरह से। और जो पीछे वाला साइड था ये QR, इसको अगर देखें तो इसका जो लेंथ है IL वेक्टर इधर ही आएगा, ये करंट का डायरेक्शन है, IL वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए। तो ये जो पीछे वाला साइड था, ये वाला QR साइड, इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि IL वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो गए, तो IL भी साइन ज़ीरो हो जाएगा, साइन ज़ीरो होने से इस पर फोर्स भी ज़ीरो हो गया। फिर बारी आती है RS साइड की, इसमें करंट बाहर की तरफ निकल रहा है ऐसे, तो फिर लेफ्ट हैंड का यूज़ करेंगे, तो फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, सेकेंड फिंगर करंट की तरफ, तो थंब ऊपर की तरफ आ जाता है लेफ्ट हैंड रूल से। तो अगर यहाँ हमने अपने रेक्टेंगुलर लूप को रखा, ये रेक्टेंगुलर लूप है, तो इस तरह से आ रहा है, तो थंब हमारा अब आ रहा है ऊपर की तरफ, यानी कि इस वाली साइड में फोर्स ऊपर की तरफ आ रहा है, थंब ऐसे आ रहा है, ठीक है। और कौन सा साइड बचा, ये बचा SP साइड ऐसे है, तो इसमें देखो SP साइड में करंट ऐसे जा रहा है, यानी IL वेक्टर इधर हो गया और B वेक्टर इधर है, तो दोनों के बीच में एंगल हो गया पाई, यानी कि 180 डिग्री। तो यहाँ जो फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा ILB साइन पाई भी ज़ीरो होता है, तो इस साइड पर भी ज़ीरो फोर्स लगेगा। तो हमारे पास में दो साइड्स ऐसे हैं, ये SP और QR, जिन पर ज़ीरो फोर्स लगता है, लेकिन PQ और RS जो साइड्स हैं, इन पर फोर्स लगते हैं। और कैसे फोर्स लगते हैं, इस वाली साइड में नीचे की तरफ फोर्स आ रहा था ऐसे, और इस वाली साइड में ऊपर की तरफ ऐसे फोर्स आ रहा था, ठीक है। तो अगर हम इस बात को कुछ पेन पेंसिल इत्यादि लेकर समझने का प्रयास करें तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। देखो ये हमारा रेक्टेंगुलर लूप था, जो ये वाली साइड थी, इसमें फोर्स ऐसे आ गया नीचे की तरफ, ये पेन का टिप है, इसको तुम डायरेक्शन मान लेना, ठीक है। तो ये वाला जो फोर्स है ये हमारा नीचे की ओर आ रहा है, और इसी तरह ये जो दूसरा पेन है, इसके टिप को इसका डायरेक्शन मान लेना। तो एक फोर्स तो हमारा ऊपर की तरफ आ रहा है और एक फोर्स नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो हमारे रेक्टेंगुलर लूप की ये स्थिति बन गई, ऐसी पोजीशन आ गई, ठीक, समझ में आया। जो इधर साइड में ये वाली जो साइड है, ये फोर्स नीचे की तरफ, और ये जो इधर वाला फोर्स है ब्लू वाला पेन, ये ऊपर की तरफ। तो अगर किसी रेक्टेंगुलर लूप को हम अपने हाथों से ऐसे पकड़ें और ये जो डायरेक्शंस आ रहे हैं फोर्स के, इनके अकॉर्डिंग इस पर फोर्स लगाएं, ये वाली जो साइड है इस पर नीचे की तरफ फोर्स लगाएं और ये वाली साइड है उस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगाएं, तो देखो क्या होता है, क्या हुआ ना, ये वाली साइड को नीचे ले गए और ये वाली साइड को ऊपर ले गए, तो देखो क्या होता है, ठीक है। फिर से इस साइड को नीचे और इस साइड को ऊपर, तो क्या हुआ, ये रेक्टेंगुलर लूप हमारा रोटेट हो जा रहा है, यानी ये जो दो फोर्सेस एक्ट कर रहे थे, इस वाली साइड पर नीचे की तरफ फोर्स तो हम ऐसे दिखा देते हैं, ये फोर्स का डायरेक्शन था, ठीक है, इसको हम FPQ लिख दे रहे हैं। और ये वाली जो साइड थी, इस पर फोर्स ऊपर की तरफ आ जा रहा था, इसको हम लिख देते हैं FRS, ठीक है। तो FRS और FPQ किस तरह के फोर्स हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं। क्यों इक्वल एंड अपोजिट हैं, और ये जो फोर्सेस थे FQR और FSP, ये तो ज़ीरो हो जाएंगे, ठीक है।
तो एफ पी क्यू जो हमारा फोर्स था वो कितना होगा, आई एल बी साइन, अब यहाँ एंगल कितना होगा ज़रा ध्यान से देखें, कौन सा एंगल लिया जाता है, आई एल वेक्टर और बी के बीच का एंगल। आई एल वेक्टर मतलब जिधर करंट जा रहा है वही डायरेक्शन, ठीक है। तो पी क्यू साइड में करंट जा रहा था अंदर की तरफ बोर्ड के प्लेन से परपेंडिकुलर, और मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है इस तरफ। तो एक डायरेक्शन बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है और एक डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का इधर है, बोर्ड के प्लेन में है, तो एंगल हो जाएगा π/2, ठीक है, π/2। तो साइन π/2 हो गया 1, तो एफ पी क्यू आ जाएगा आई एल बी, ये इतना आ गया। इसी तरह से एफ क्यू आर हमने देखा तो वो आ गया था 0, क्यों आ गया 0 वो डिस्कस हो चुका है। और एफ आर एस हमने निकाला तो उसका भी मैग्नीट्यूड आ गया आई एल बी, और एफ एस पी निकाला तो वो भी आ गया 0, ठीक है। एफ पी क्यू यानी जो आई एल बी फोर्स था ये किस तरफ आ रहा है, ये आ रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये जो एफ एस पी आ रहा था हमारा ये किस तरफ आ रहा था, ये अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा था। तो अगर एफ पी क्यू, एफ एस पी नहीं सॉरी ये तो 0 हो गया, ये वाला जो फोर्स हमारा था एफ आर एस ये अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। तो अगर हम इन फोर्सेस को देखें एफ पी क्यू और एफ आर एस को, तो ये फोर्सेस इक्वल हैं और अपोजिट है, एक ऊपर एक नीचे की तरफ। तो ऐसे जो फोर्सेस होते हैं इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, ये एक कपल ऑफ फोर्सेस बनाते हैं। ये 11th क्लास में पढ़ा था, ठीक है। और रियल लाइफ में कपल का मतलब कुछ और होता होगा, बट फिजिक्स में कपल का मतलब यही होता है। तो कपल ऑफ फोर्सेस बन रहा है। कपल ऑफ फोर्सेस का मतलब क्या होता है, कपल ऑफ फोर्सेस, कपल ऑफ फोर्सेस का मतलब हुआ कि दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हों, जैसे कि ये हैं और ये हैं, और ये एक दूसरे से अपोजिट भी हों, और इनके लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग हों, लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग हों, ठीक है। लाइन ऑफ एक्शन अगर एक ही जगह पे हुए तो कोई फ़ायदा नहीं है, ना तो ट्रांसलेशनल मोशन होगा और ना रोटेशनल मोशन होगा। जैसे कि मान लो ये हमारा लूप था, फिर से रेक्टेंगुलर लूप आ गया, ये फोर्स नीचे की तरफ आया, ये फोर्स ऊपर की तरफ आया, तो दोनों के लाइन ऑफ एक्शन देखें, ये वाला फोर्स, ये फिंगर, ये वाला फोर्स इधर है और ये वाला फोर्स इधर है, दोनों के लाइन ऑफ एक्शन अलग है। ये इस लाइन पर एक्ट कर रहा है और ये वाला इस लाइन पर एक्ट कर रहा है, दोनों के लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग हैं, ठीक है। अगर एक ही हो जाता लाइन ऑफ एक्शन, जैसे कि अभी ये वाला जो हमारा था लूप, ये फोर्स नीचे और ये फोर्स ऊपर, तो जब ये लूप घूमकर ऐसे हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा वर्टिकल, तो दोनों फोर्सेस, एक नीचे हो गया एक ऊपर हो गया, ठीक है। दोनों फोर्सेस अगर एक ही लाइन पर आ गए, एक ही लाइन पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आ जाने से उनका नेट हो जाता है 0, और नेट फोर्स 0 हो जाने से ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होती है, ठीक। और दोनों फोर्सेस जब इक्वल एंड अपोजिट हों बट उनके लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग हों, जैसे कि अभी देखा, तो उससे टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है। टॉर्क क्या करता है, बॉडी को रोटेट कर देता है, ठीक है। जो बात बताई जा रही है उस पर ध्यान दो, पहले उस पर ध्यान दो, डिस्कशन बाद में, ठीक। ये बीच में लिख रहे हो अब स्टेबल रहेगा, अभी स्टेबल का मीनिंग डिस्कस हुआ नहीं है। स्टेबल का मीनिंग क्या होता है उसके लिए वेट करो, अभी स्टेबल का मीनिंग के लिए वेट करो, वो भी आएगा इसमें। जो बात बता रहे हैं उस पर ध्यान दो पहले। तो कपल ऑफ फोर्सेस बन गया यहाँ पर। कपल ऑफ फोर्स मतलब हुआ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस विच हैव डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। अगर लाइन ऑफ एक्शन सेम है तो कपल ऑफ फोर्स नहीं बनेगा, ठीक है। कपल ऑफ फोर्स की वजह से जो टॉर्क होगा वो 0 हो जाएगा, तो हम बोलेंगे कपल ऑफ फोर्स है ही नहीं, ठीक। तो कपल ऑफ फोर्सेस बन गया विच विल प्रोड्यूस ए टॉर्क, ठीक है, एक टॉर्क बन जाएगा। तो टॉर्क ड्यू टू कपल ऑफ फोर्सेस कितना होता है वो देख लिया जाए। देयरफॉर टॉर्क मतलब रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स, टॉर्क ड्यू टू द कपल ऑफ फोर्सेस, कितना टॉर्क एक्ट करेगा। तो टॉर्क ड्यू टू कपल ऑफ फोर्स कैसे निकाला जाता है, जो दो फोर्सेस हैं जिनसे कपल बना है उनमें से किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड ले लो, यानी कि आई एल बी, और उनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। उन दोनों फोर्सेस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा,
एक फोर्स ये हमारा रेक्टेंगुलर लूप है, एक फोर्स इसमें इस साइड पर लग रहा है नीचे की तरफ और एक लग रहा है इस साइड पर ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर ये डायरेक्शन फोर्स का और इधर ये डायरेक्शन फोर्स का ऐसा कुछ बन रहा है, ठीक है। तो इनके बीच में, इनके लाइन ऑफ एक्शन के बीच में कितना गैप है? उतना ही जितना इस रेक्टेंगुलर लूप का ब्रेड्थ है, ठीक है। इसका ब्रेड्थ जितना है वही इन दोनों लाइन ऑफ एक्शन के बीच का डिस्टेंस है। तो इन दोनों के लाइन ऑफ एक्शन के बीच में जो डिस्टेंस है वो है ब्रेड्थ के बराबर, ये वाला डिस्टेंस। तो हमारे पास टॉर्क आ जाएगा ILB, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ द टू फोर्सेस, ये रेक्टेंगुलर लूप के ब्रेड्थ के बराबर है। तो यहाँ पर ब्रेड्थ मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ आ जाएगा I, और लेंथ और ब्रेड्थ को एक साथ लिख दिया, तो लेंथ और ब्रेड्थ एक साथ लिख देने से हो जाता है एरिया। तो फिर टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस रेक्टेंगुलर लूप आ जाएगा I इंटू एरिया ऑफ द लूप इंटू B, IAB, इतना आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट बात डिस्कस होने वाली है, वो ये कि ये जो टॉर्क आया है ये आ गया IAB, ठीक है। अगर n नंबर ऑफ टर्न्स होते लूप में, ऐसे ही और एक लूप, ये एक लूप कंप्लीट हुआ, इसी के ऊपर और एक लूप बना देते सिमिलर लेंथ सिमिलर ब्रेड्थ का, तो उसके लिए भी सेम टॉर्क आता, और सेम क्योंकि करंट का डायरेक्शन है तो वो टॉर्क भी उसको घुमा देता लूप को। तो दोनों लूप क्योंकि एक ही जैसे घूम रहे होते तो नंबर ऑफ टर्न्स जितने होंगे टॉर्क भी उतने ही टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। इफ़ द लूप हैज़ n नंबर ऑफ टर्न्स, अगर इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो टॉर्क हो जाएगा NIAB, ठीक है, इतना हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो क्वांटिटी आई है वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ये तुम फ्यूचर में फिजिक्स ना पढ़ो, केमिस्ट्री भी पढ़ोगे तो भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये जो क्वांटिटी आई है NIA, ये जो NIA का प्रोडक्ट आया है, दिस इज़ डिफाइंड एज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। देखो इसके पहले तुमने डाइपोल पढ़ा था कहाँ? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये यहाँ पर आ गया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब आगे जो 2 चैप्टर होंगे उनमें पूरा डिस्कशन इसी पर बेस्ड होगा, पूरा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर ही बेस्ड होगा सारा, ठीक है। तो इसको ज़रा ध्यान से समझना अच्छे से। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो m है वो क्या है? वो NIA है इस लूप के लिए, ठीक है। NIA इसकी वैल्यू है, और इसका यूनिट क्या होगा यहाँ से देख सकते हैं, n इज़ नंबर ऑफ टर्न्स, तो इसका तो कोई यूनिट होता नहीं है, ये करंट एम्पियर हो जाएगा, और ये एरिया तो इसके लिए हो जाएगा यूनिट मीटर स्क्वायर। तो यहाँ जो यूनिट आएगा वो क्या आएगा? एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी। अब आगे और डिस्कशन कर रहे हैं, ज़रा ध्यान से देखना उसको, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब ज़रा लूप के रोटेशन को देखो, फिर आगे इसका डिस्कशन करते हैं। लूप का रोटेशन किस तरह से हो रहा है? लूप का रोटेशन ऐसे हो रहा है, फोर्सेस को अगर देखें तो समझ में आ जाएगा। ये वाली जो हमारी साइड थी ये नीचे की तरफ जा रही है और ये ऊपर की तरफ जा रही है, तो लूप हमारा ऐसे रोटेट हो रहा है, ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो अगर इधर से देखेंगे तुम्हारी तरफ से तो ये हमें एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए दिखाई देगा, ठीक। और अगर करंट का डायरेक्शन पलट देते हैं, हम ऐसे कर देते, करंट का डायरेक्शन इधर से होता, मान लो P से S पहले जाता फिर ऐसे जाता, तो क्या होता? ये जो साइड्स थे इनमें तो फोर्स फिर भी ज़ीरो ही रहता, क्योंकि चाहे साइन 0 हो या साइन 180 हो, दोनों ही केस में फोर्स 0 रहता है। बट ये वाले जो साइड्स हैं इनमें करंट का डायरेक्शन बदल जाने से फोर्स का डायरेक्शन बदल जाता। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करके निकाल सकते हैं, ये तुम्हारा काम है, खुद से कर लेना, ठीक है। तो n अगर नंबर ऑफ टर्न n होंगे तो टॉर्क इतना होगा NIA, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट NIA होगा। अगर नंबर ऑफ टर्न्स n नहीं है, एक ही है, ठीक है, अगर एक ही टर्न है तो IA हो जाएगा। तो सिंपल है, जनरल फार्मूला में तो n लिखा ही जाएगा, अगर एक टर्न है तो n इक्वल टू 1 कर दो, 10 टर्न है तो 10 कर दो, जनरल फार्मूला यही रहेगा, ठीक है। तो अब हमने क्या देखा कि इस टॉर्क की वजह से ये रेक्टेंगुलर लूप हमारा टर्न हो जा रहा है, ठीक है, और
और इम्पॉर्टेंट बात क्या है, टर्न हो रहा है इस टॉर्क की वजह से। टॉर्क होता है एक वेक्टर क्वांटिटी, बहुत ध्यान से सुनना, हर एक वर्ड को बहुत ध्यान से सुनेंगे। टॉर्क होता है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है वेक्टर क्वांटिटी। ये हम टॉर्क की वैल्यू लिखते हैं, NIA को चलो हमने m लिख दिया, m क्योंकि हमने अभी डिफाइन कर लिया है, और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे b था, b लिख दिया। बहुत ध्यान से सुनेंगे कि टॉर्क इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, टॉर्क वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर है, ये हमें पता है। तो अगर राइट साइड में वेक्टर क्वांटिटी है और लेफ्ट साइड में हमें वेक्टर क्वांटिटी मिल रहा है, इट मीन्स बोथ साइड में हमें वेक्टर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो किस तरफ वेक्टर लगाएं? बी वेक्टर है, दैट इज़ फाइन, टॉर्क भी वेक्टर है, दैट इज़ फाइन। तो हमने दोनों वेक्टर्स थे, उनके ऊपर वेक्टर लगा दिया। एम के बारे में अभी हमें नहीं पता है, अभी डिस्कशन शुरू हुआ है, तो हमने भाई दोनों तरफ वेक्टर लगा दिया जो हमें मालूम थे वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। बट इस इक्वेशन को अगर और ध्यान से देखा जाए तो समझ में आता है कि अगर ऐसे लिखा है, इसका मतलब अगर वेक्टर है और ये स्केलर है, सपोज दैट, मान लो, अभी हमें पता नहीं है ये वेक्टर है कि स्केलर है, मान लो कि ये एक वेक्टर, ये एक स्केलर है, सपोज हमने इसको मान लिया स्केलर फ़िलहाल के लिए। तो अगर स्केलर में वेक्टर मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्शन सेम रहता है। इसका मतलब अगर m स्केलर होगा और b वेक्टर में मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे जो टॉर्क वेक्टर मिल रहा है उसका डायरेक्शन b वेक्टर के ही डायरेक्शन में होना चाहिए। क्लियर? अब ज़रा डायग्राम को देखो, b जो है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, और टॉर्क वेक्टर का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? ज़रा 11 क्लास में जो हम थ्योरी पढ़े थे उसको याद करो। टॉर्क वेक्टर होता है r क्रॉस f, इस तरह से होता है, ठीक है। तो r क्रॉस f का मतलब क्या होता है कि r से f की तरफ फिंगर्स को कर्ल करो, राइट हैंड के फिंगर्स को, तो टॉर्क वेक्टर आता है। अगर r वेक्टर है ऐसे, अगर r वेक्टर है ऐसे और f वेक्टर है ऐसे, तो r क्रॉस f का मतलब हुआ कि हम जाएंगे r से f की तरफ, ठीक है, तो हमें टॉर्क वेक्टर का डायरेक्शन मिलेगा। तो राइट हैंड के फिंगर्स को r से f की तरफ अगर मोड़ते हैं, देखो r कैसे था, r ऐसे था और f ऐसे था, तो हमने r से f की तरफ मोड़ा, टॉर्क वेक्टर इधर आया। तो ज़रा सेंस ऑफ रोटेशन को देखें, फिंगर्स किधर मुड़ रहे हैं, ठीक है। तो फिंगर्स अगर मुड़ रहे हैं क्लॉकवाइज तो टॉर्क वेक्टर आता है अंदर की तरफ, और अगर होता r वेक्टर हमारा इधर, मान लो r वेक्टर इधर होता और f वेक्टर इधर होता, ठीक है, दूसरा केस है, अगर r वेक्टर इधर है और f वेक्टर इधर है, फिर हमें टॉर्क निकालना है, r क्रॉस f करना है, तो r से f गए, ठीक है। अब अगर राइट हैंड के फिंगर्स को मोड़ें तो ये जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो फिंगर्स का जो मुड़ने का डायरेक्शन होता है राइट हैंड के फिंगर्स का, और जो थंब का डायरेक्शन होता है वो टॉर्क होता है। तो अगर क्लॉकवाइज मोड़ा तो थंब अंदर की तरफ जा रहा है, अगर एंटी क्लॉकवाइज मोड़ा तो थंब बाहर की तरफ आ रहा है। यानी कि जो सेंस ऑफ रोटेशन है उससे हमें पता चलता है कि टॉर्क किधर होगा। तो इस लूप का सेंस ऑफ रोटेशन कैसे आ रहा था, ये नीचे गया और ये साइड ऊपर गया, तो इसका जो सेंस ऑफ रोटेशन है वो इस तरह का आ रहा था। तो सेंस ऑफ रोटेशन के अकॉर्डिंग अगर हम राइट हैंड के फिंगर्स को मोड़ रहे हैं तो थंब हमारा ऐसे आ रहा है बाहर की तरफ, यानी कि जो टॉर्क वेक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के प्लेन में है, बट टॉर्क वेक्टर इस रोटेशन को देखते हुए हमने निकाला तो बाहर की तरफ आ रहा है। आ गई बात समझ में? तो अब ज़रा फिर से आओ इस इक्वेशन पर। तो अगर ऐसे लिखा तो इससे तो हमें लग रहा है कि जो डायरेक्शन b का है वही डायरेक्शन टाउ का होना चाहिए इस मैथमेटिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग। बट हमने जब सेंस ऑफ रोटेशन को स्टडी किया तो हमें समझ में आया कि टॉर्क वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होना चाहिए। आ गई बात समझ में? टॉर्क वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन लिखा है ये गलत है, टॉर्क वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में नहीं हो सकता। टॉर्क वेक्टर हैज़ टू बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चाहे हमारा लूप ये क्लॉकवाइज रोटेट हो या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो, हम राइट हैंड से अगर निकालेंगे रोटेशन को देखेंगे तो थंब हमारा अब क्लॉकवाइज होगा तो थंब ऐसे चला जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो ऐसे चला जाएगा, बट हमेशा ही बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर ही आ रहा है टॉर्क वेक्टर, यानी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर आएगा मतलब ये इक्वेशन हमारा सही नहीं है, ठीक है। ऐसा तभी हो सकता है
जब बी वेक्टर को किसी वेक्टर के साथ वेक्टर प्रोडक्ट किया जाए तब जो वेक्टर आएगा यानी टॉर्क वेक्टर वो बी के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, इट मीन्स m हैज़ टू बी ए वेक्टर क्वांटिटी, m हैज़ टू बी ए वेक्टर क्वांटिटी सो दैट टॉर्क बिकम्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये बात पक्की हो गई कि m एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। ठीक है, तो दो वेक्टर क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट एक वेक्टर तभी आ सकता है जब इनके बीच में वेक्टर प्रोडक्ट किया जाए, जिसको हम लोग सिंबॉलिकली क्रॉस से डिनोट करते हैं। ठीक है, इट मीन्स टॉर्क जो है वो तभी आएगा जब m वेक्टर होगा और उसका मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्रॉस प्रोडक्ट यानी वेक्टर प्रोडक्ट लिया जाएगा। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट डिस्कशन था, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। कोई भी इम्पॉर्टेंट बात अगर कही जा रही है तो उस पर ध्यान दो कि क्या कहा जा रहा है। इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग योरसेल्फ, अपने आप बोलना इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि तुम वही बोलोगे जो तुम ऑलरेडी जानते हो, बट जो बोला जा रहा है वो सुनो, उसमें तुम्हें हो सकता है कुछ नई बात पता चले। ठीक है, तो टॉर्क जो है वो m और b के क्रॉस प्रोडक्ट से आएगा, ये बात हमने एनालाइज करके समझ ली। बट अभी भी यहाँ पर एक चीज़ और बाकी है डिस्कशन कि m क्रॉस b करें या b क्रॉस m करें, बिकॉज वेक्टर प्रोडक्ट में ऑर्डर भी इम्पॉर्टेंट होता है। अगर m क्रॉस b किया तो अलग डायरेक्शन आएगा टॉर्क का, b क्रॉस m किया तो अलग डायरेक्शन आएगा। ठीक, अब ज़रा देखो m वेक्टर होगा, हमने ये तो पता लगा लिया, बट m वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, अब इस बात पर ध्यान दिया जाए। तो वेक्टर प्रोडक्ट में 11 क्लास में पढ़े थे कि अगर c वेक्टर है जो a वेक्टर और b वेक्टर का क्रॉस करने से आता है तो c वेक्टर a और b दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये बात हमने यहाँ भी डिस्कस की थी, टॉर्क वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। क्यों होगा ये हमने डिस्कस कर लिया। अब बचा m वेक्टर, m के भी टॉर्क परपेंडिकुलर होना चाहिए। आ रही बात समझ में, b के परपेंडिकुलर क्यों होगा हमने डिस्कस कर लिया, m के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। इससे अगर एनालाइज करें तो अब m का डायरेक्शन देखो भाई किधर होगा, b का डायरेक्शन तो दिख ही रहा है डायग्राम में, m का डायरेक्शन किधर होगा। तो फिर से हम अपने रेक्टेंगुलर लूप को लाते हैं और देखते हैं m का डायरेक्शन किधर होगा। तो ये हमारा रेक्टेंगुलर लूप है, करंट का डायरेक्शन यहाँ सब दिखा रखा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखा रखा है। मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, जैसे ही पेन रखा हुआ है ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये वाला। ठीक है, और टॉर्क का डायरेक्शन भी पता चल गया, रोटेशन को देखकर हमने पता लगा लिया, ऐसे बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये टॉर्क वेक्टर का डायरेक्शन, और टॉर्क वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड और m दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए, या ऐसा कह लो कि ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो भाई एक डायरेक्शन तो बोर्ड के प्लेन में है, एक वेक्टर जो b है वो बोर्ड के प्लेन में है, ये ठीक। टॉर्क वेक्टर बोर्ड के प्लेन से बाहर की तरफ आ रहा है, ये टॉर्क वेक्टर बना लिया। तो अब m बचा, तो m कौन से प्लेन में होना चाहिए, m का कौन सा डायरेक्शन होना चाहिए जो टॉर्क के परपेंडिकुलर आ जाए। तो अल्टीमेटली हमारे पास ये डायरेक्शन बचा या फिर ये डायरेक्शन बचा, ऐसे नीचे वाला, तभी वो टॉर्क के परपेंडिकुलर हो पाएगा। समझ में आ रहा है डायग्राम, b ऐसे है और टॉर्क बोर्ड के प्लेन से बाहर निकल रहा है, तो m जो कि टॉर्क के परपेंडिकुलर होना चाहिए वो या तो ऐसे होगा और या फिर बोर्ड के प्लेन में ही नीचे की तरफ होगा। ये दो पॉसिबल डायरेक्शंस आ गए हमारे m के, जिससे कि टॉर्क m और b दोनों के परपेंडिकुलर हो जाए। ठीक है, यहाँ तक समझ आई बात। अब इन दोनों में से कौन सा डायरेक्शन, ये वाला 1 नंबर डायरेक्शन या 2 नंबर डायरेक्शन, कौन सा सही होगा, तो वो भी दोनों तरह से डिस्कस कर सकते हैं, डायग्राम की हेल्प से भी और मैथमेटिकली भी। ठीक है, चलो पहले मैथमेटिकली करते हैं। तो टॉर्क तब आएगा जब m से b की तरफ राइट हैंड के फिंगर्स को घुमाएंगे। जैसे ये था ना टॉर्क का जो जनरल डेफिनेशन है r क्रॉस f, जो पहले लिखा है उससे दूसरे की तरफ राइट हैंड के फिंगर्स को घुमाया जाता है तो थंब टॉर्क का डायरेक्शन देता है। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई करो कि कौन सा डायरेक्शन m का लें कि टॉर्क का सही डायरेक्शन आ जाए। सही डायरेक्शन मतलब जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, इस केस में एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कब आएगा, m से b जाने पर या b से m जाने पर। ये डायग्राम देख के समझ जाओ किधर से किधर। अगर m से b गए, m से b गए, हम इस वाले को हमने माना पहले m से b गए, तो देखो कौन सा डायरेक्शन आ रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है।
तो ये तो गलत है, हमारा जो टॉर्क लग रहा है वो इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। बट यहाँ डायग्राम में क्या दिख रहा है, अगर हम इसको सही मानेंगे इस वाले m को, तो m से b जाने पर ये तो हमें जाना पड़ रहा है क्लॉकवाइज। बट अगर ये वाले m को सही मानते हैं और इस मैथमेटिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग m से b जाते हैं, तब हमारा सही टॉर्क हमें मिल रहा है, तब हमें सही टॉर्क मिल पा रहा है। राइट हैंड के फिंगर्स को घुमाना है, ध्यान रहे, समझ में आ गई बात। अगर इसको हमने सही माना और इस मैथमेटिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग m से b गए तो क्लॉकवाइज जा रहा है, जो कि गलत है। क्योंकि इस डायग्राम में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इस केस में ये जो लूप है ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, तो वो तभी हो पाएगा जब हम इस वाले m को सही मानेंगे, ठीक है, m से b की तरफ। क्लियर है बात। तो m का जो डायरेक्शन है वो कैसे आ रहा है, इसको कैसे डिसाइड किया जाएगा, इसको समझ लो। अब फिर से हम अपने रेक्टेंगुलर लूप को लाते हैं। ये रेक्टेंगुलर लूप है, करंट का डायरेक्शन कैसे था, ऐसे ऐसे, फिर अंदर की तरफ गया, फिर इस तरफ आया, ठीक है। करंट का डायरेक्शन कैसे था, ऐसे, ये करंट का डायरेक्शन था। अगर टॉप व्यू देखेंगे तो टॉप व्यू देखने पर हमें दिखाई दे रहा है क्लॉकवाइज, ठीक है। अपने आप से करके देखना, अगर टॉप व्यू देखा और ऐसे ही डायरेक्शन लिए तो क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है। और m वेक्टर हमें लेना है नीचे की तरफ। तो इसका बहुत ही सिंपल सा और बढ़िया एक रूल है जो आगे सब जगह काम आएगा और सुपर इम्पोर्टेंट भी है, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो अगर टॉप व्यू हमने देखा और करंट हमको क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है, तो फिर से हम डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंडेड सिस्टम का यूज़ करेंगे। राइट हैंडेड सिस्टम का यूज़ कैसे होगा, ऊपर से देखो करंट कैसा दिखाई दे रहा है, फिर राइट हैंड के फिंगर्स को उसी डायरेक्शन में मोड़ लो। ऊपर से हमने देखा क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो हमने राइट हैंड के फिंगर्स को क्लॉकवाइज डायरेक्शन मोड़ा। अब हमारा थंब आ रहा है नीचे की तरफ, समझ में आई बात। ये जो लूप था इसके प्लेन को ऐसे पार करते हुए नीचे की तरफ आ रहा है थंब हमारा, ठीक है। इसका मतलब है कि जो हमारा m वेक्टर होगा वो ऐसे आएगा, ऐसे। ये पेन दिखाई दे रहा है नीचे की तरफ, इसके बोर्ड के प्लेन को कट करते हुए ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है। बोर्ड मतलब ये जो लूप था, ठीक है। ये जो पेन का टिप है ये m वेक्टर का डायरेक्शन बता रहा है, समझ में आई बात। और अगर करंट उल्टा कर देते, करंट अगर उल्टा हो जाता तो हमारा लूप ये जो था एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था, ये भी क्लॉकवाइज घूमता, क्लॉकवाइज घूमता और m क्रॉस भी करते तो m ऊपर की तरफ हो जाता। और ये जो अभी डिस्कस किया इससे निकाल के देख लो, अगर करंट हमारा उल्टा हो गया, अभी ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा था करंट, अब उल्टा कर दिया करंट, ऊपर से देखो तो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। फिर एंटी क्लॉकवाइज में राइट हैंड के फिंगर्स को मोड़ा तो थंब ऊपर आ गया, तो सारी चीज़ें मैच कर गई। इसके अकॉर्डिंग करंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये घूमना चाहिए था क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज घुमाया, तो क्लॉकवाइज घुमाया, तो हमने m का डायरेक्शन निकाला। वो डायग्राम से, मैथमेटिक्स से और यहाँ से सब जगह से मैच कर गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो फाइनल कंक्लूज़न है इतने डिस्कशन का वो ये है कि m एक वेक्टर है, m इज़ ए वेक्टर एंड इट्स डायरेक्शन, हाउ टू फाइंड डायरेक्शन, अभी डिस्कस हुआ डायरेक्शन ऑफ m वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ m वेक्टर of m vector is determined by right handed system by curling the fingers in the direction of current इन द लूप। लूप में जो डायरेक्शन ऑफ करंट है उसमें राइट हैंड के फिंगर्स को घुमाओ, तब पता चल जाएगा कि m का डायरेक्शन क्या होगा। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो m वेक्टर है और इसका डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, ये हमें पता चल गया। तो ये टॉर्क आया है लूप पर जब वो इस वाली पोजीशन में रखा था। कौन सी वाली पोजीशन में, इस वाली पोजीशन में, ठीक है। तो अगर इस टॉर्क का मैग्नीट्यूड हम देखें, इस टॉर्क का मैग्नीट्यूड अगर लिखा जाए, m क्रॉस b जो आया है इसका मैग्नीट्यूड अगर हम लिखें तो देखो और एक नई बात निकल कर आएगी। मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क,
तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, एम बी साइन अल्फ़ा, एम बी साइन अल्फ़ा। अब ज़रा ध्यान दो, इसमें अल्फ़ा क्या चीज़ है, अल्फ़ा इज़ द एंगल बिटवीन एम वेक्टर एंड बी वेक्टर। अल्फ़ा एम वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल। यहाँ जैसे होता है ना ए क्रॉस बी, तो लिखते हैं ए बी साइन थीटा, वैसे ही एम क्रॉस बी है तो एम बी साइन थीटा। थीटा की वजह हमने अल्फ़ा यूज़ कर लिया है क्योंकि थीटा ऑलरेडी हम इस इक्वेशन में यूज़ कर चुके थे आई एल बी साइन थीटा वाले में, इसीलिए हमने यहाँ पे अल्फ़ा लिखा और कोई रीज़न नहीं है। तो अल्फ़ा कौन सा एंगल होगा, एम और बी के बीच का एंगल होगा। ठीक है, अब ज़रा देखो डायग्राम, क्या एम और बी के बीच का एंगल हमेशा एक जैसा रहेगा। अभी हमने डिस्कस किया कि अगर करंट ऊपर से देखने पर क्लॉकवाइज है तो एम नीचे की तरफ आ रहा है, और अगर ऊपर से देखने पे एंटी क्लॉकवाइज है तो एम ऊपर की तरफ आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए। चलो फिर से इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। और करंट के डायरेक्शन में राइट हैंड के थंब को घुमाया, राइट हैंड के फिंगर्स को घुमाया तो थंब नीचे की तरफ आ गया। तो ये जो डायग्राम में बना था इसमें कहा गया था कि लूप ऐसे रखा हुआ है बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर। ठीक है, तब हमने टॉर्क निकाला था, जो भी टॉर्क आया था NIA-B उतना आया था। तो जब लूप ऐसे रखा है और इसका m वेक्टर नीचे की तरफ आ रहा है करंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, और फिर हमारा जब ये लूप टॉर्क की वजह से घूमना शुरू होगा तब क्या होगा, देखो जब हमारा लूप घूमेगा साथ साथ इसका m वेक्टर भी घूम जाएगा। जब ये लूप वर्टिकल हो गया तो m वेक्टर ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और देखो बिगिनिंग में ऐसे था, जैसे जैसे लूप हमारा टॉर्क की वजह से घूमा वैसे वैसे m वेक्टर भी घूम गया साथ में। ठीक है, ऐसे मान लो कि ये पेन को अगर हम यहाँ पे फिक्स कर देते हैं, इस बोर्ड के साथ ऐसे फिक्स कर दिया, तो जैसे जैसे बोर्ड घूमेगा साथ साथ ये पेन भी घूमेगा। जब बोर्ड ये वर्टिकल हो गया तो m वेक्टर ऐसे हो जाएगा, जब बोर्ड और घूमेगा तो m वेक्टर ऊपर की तरफ आ जाएगा। यानी कि ये जो m वेक्टर है इसका डायरेक्शन लूप के घूमने के साथ साथ लगातार चेंज हो रहा है, और B तो हमेशा ऐसे ही रह रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इसका मतलब है कि जब m वेक्टर लूप के रोटेट होने पर घूमेगा तब ये अल्फ़ा एंगल भी चेंज हो जाएगा। जब ये अल्फ़ा एंगल चेंज हो जाएगा तो इसका मतलब टॉर्क इस एंगल के साथ साथ बदलता रहेगा। जैसे जैसे अल्फ़ा चेंज होगा m और b चेंज नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, b एक यूनिफॉर्म फील्ड है, कांस्टेंट है। m की जो वैल्यू है, m का मैग्नीट्यूड, वैल्यू में तो वेक्टर भी आ जाएगा, m का मैग्नीट्यूड है NIA, अभी डिस्कशन हुआ था। तो इसमें ना नंबर ऑफ टर्न चेंज हो रहे हैं, ना करंट चेंज हो रहा है, ना एरिया चेंज हो रहा है लूप का। तो इसका मतलब m का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, तो ये m का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, b का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, बट एंगल बिटवीन m एंड b इज़ कंटिन्यूसली चेंजिंग। तो जैसे जैसे लूप रोटेट होगा ये एंगल चेंज होगा, और एंगल चेंज होने की वजह से टॉर्क चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो लगातार जैसे जैसे लूप चेंज होगा, सॉरी लूप का पोजीशन चेंज होगा, रोटेशनल पोजीशन, वैसे वैसे टॉर्क भी चेंज होता रहेगा। तो दिस टॉर्क इज़ नॉट कांस्टेंट, दिस डिपेंड्स ऑन अल्फ़ा, और अल्फ़ा के साइन पर डिपेंड करता है, यानी साइनोसॉइडली टॉर्क की वैल्यू चेंज होती रहेगी। इसका बहुत ईजी इसको समझना है। जैसे कि मान लो लूप ऐसे रखा था और जब लूप वर्टिकल हो गया रोटेट होकर के, तब देखो क्या होगा। अभी हमने क्या दिखाया था कि पेन जो हमारा था ऐसे था, जब ये लूप रोटेट हुआ तो पेन ऐसे हो गया। पेन मतलब जो m वेक्टर का डायरेक्शन था, जब m वेक्टर ऐसे हो गया तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग m वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर सेम डायरेक्शन में आ गए, यानी कि अल्फ़ा हो गया 0। तो अल्फ़ा जब 0 हो गया, साइन 0 की वैल्यू 0, टॉर्क भी हो गया 0, तो टॉर्क एक्टिंग ऑन द लूप हो जाता है 0। ठीक है, तो अगर अब फिर से इस लूप को देखें, m वेक्टर को ऐसे लगाएं और लूप घूम कर जब ऐसे हो गया, यानी कि लूप जब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो गया तो उसका m वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो गया। ज़रा ध्यान से देखना, ठीक है। m वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड कब था, ऐसे था जब लूप का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल था, और जब m वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो गया तब लूप का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, इसमें कन्फ्यूज़न होता है क्वेश्चन सॉल्व करने में कभी कभी, इसीलिए फिर से देख लो। जब लूप का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल था और ये रोटेट होकर, जब फिर से देख लो, जब ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल था, कौन, लूप का प्लेन, तो m वेक्टर इसके परपेंडिकुलर था। तो m b साइन अल्फ़ा में अल्फ़ा कितना हो गया 90,
तो टॉर्क कितना हुआ, एम बी साइन 90, साइन 90 इज़ +1, यानी मैक्सिमम टॉर्क एक्ट करेगा इस कंडीशन में। और जब लूप रोटेट होकर ऐसे आ गया, यानी कि लूप का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो गया, तो एम वेक्टर बी के डायरेक्शन में आ गया ऐसे, तो एम बी साइन 0, अब टॉर्क भी हो गया 0। ठीक है, तो ये तो हमने एम के डायरेक्शन से समझा। अब जो फोर्सेस एक्ट कर रहे थे उनके अकॉर्डिंग समझ लो। तो ये रहे हमारे फोर्सेस, एक ही बात को अलग अलग तरह से बताया जा रहा है, ज़रा ध्यान से समझना है। ये फोर्स नीचे की तरफ और ये वाला जो हमारा फोर्स था ये ऊपर की तरफ था। अब ज़रा लूप को ध्यान से देखना, ये जो फोर्सेस हैं यानी जो पेंस हैं, इनके बीच में डिस्टेंस अभी मैक्सिमम है। कितनी डिस्टेंस है, जितना इस लूप का ब्रेड्थ है। ठीक है, तो मैक्सिमम टॉर्क कब एक्ट करता है, टॉर्क की वैल्यू क्या थी, कपल ऑफ फोर्सेस की वजह से जो टॉर्क आ रहा था वो कितना था, फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस के बीच का जो प्रोडक्ट था वो टॉर्क के बराबर था। तो अभी दोनों फोर्सेस एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर हैं, तो इसलिए टॉर्क भी मैक्सिमम होगा। लेकिन जैसे जैसे ये रोटेट होगा लूप, ठीक है, फोर्स का डायरेक्शन वही रहेगा, बट लूप जैसे जैसे रोटेट होगा, तो ज़रा पेंस के बीच का गैप देखो। जब ये लूप परपेंडिकुलर हो गया ऐसे, तो ज़रा पेंस की पोजीशन देखो। अब हम इस लूप को हटा दे रहे हैं, तुम खाली पेंस की पोजीशन देखो। अब ये लूप हट गया, अब ज़रा पेंस की पोजीशन देखो, इनके बीच में गैप कितना हो गया। जब लूप एकदम परपेंडिकुलर होगा तो दोनों पेंस जो थे वो एक ही जगह पर आ गए ऐसे, यानी दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट तो थे, पहले वो ऐसे थे लूप के दोनों किनारों पर, जब लूप रोटेट हुआ तो ये फोर्सेस एक दूसरे की लाइन पर आ गए, यानी इनके लाइन ऑफ एक्शन सेम हो गए। तो जब लाइन ऑफ एक्शन सेम हो जाते हैं तो क्या होता है, टॉर्क भी ज़ीरो हो जाता है। फोर्स तो ऑलरेडी ज़ीरो था ही, बिकॉज दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट थे, लेकिन दोनों के लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग थे, उनके बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस था जिसकी वजह से टॉर्क एक्ट कर रहा था। लेकिन अब क्या हुआ, दोनों के लाइन ऑफ एक्शन सेम हो गए, लाइन ऑफ एक्शन सेम होने से टॉर्क हो गया 0। ठीक है, इसका मतलब ये जो लूप के ऊपर टॉर्क लग रहा था ये हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, ये एंगल के साथ साथ चेंज हो जाता है। ठीक है, एंगल के साथ साथ ये चेंज हो जाता है। ठीक, तो ये एम बी साइन अल्फ़ा, यहाँ पर अल्फ़ा एंगल आ गया जो हमें बताएगा कि कितने एंगल पर कितना टॉर्क होगा। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को निकालने का और एक तरीका भी है जो हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो टॉर्क इक्वल टू एम क्रॉस भी हमने यहाँ डिस्कस किया था मैथमेटिक्स के बेसिस पे। ठीक है, और अगर हम डायग्राम के बेसिस पे डिस्कस करना चाहते हैं तो उसको हम अगले क्लास में करेंगे और देखेंगे कि एम बी साइन अल्फ़ा उस डायग्राम की हेल्प से डिराइव करेंगे तो कैसे आएगा। ठीक, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। अटेंडेंस हो गया प्रीतम?